नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला खरसावां जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने की ठोस तैयारी है। जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार द्वारा विशेष रणनीति तैयार कर पुलिस अधिकारियों से योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेक नाका लगाकर विशेष तौर पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अपराध को रोका जा सके। पुलिस चेकिंग अभियान को लेकर सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में चल रहे वाहन जाँच अभियान में पुलिस का सहयोग करे। एसपी ने बताया कि देर रात तक विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान में जिला पुलिस को कई सफलता हाथ लगी है, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। इन्होंने बताया कि पूर्व और वर्तमान के अपराधियों पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। सरायकेला जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव अभियान में एक बार फिर तेजी लाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्पेशल ड्राइव अभियान चलाकर लंबित कांडों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, विभिन्न कांडों में शामिल अपराधियों की थाना स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें कई सकारात्मक नतीजे पुलिस को प्राप्त हो रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर विशेष एक्शन प्लान तैयार है, जिसमें आम लोगों के भी सहयोग की अपेक्षा है। सबसे पहले जो आप देख भी रहे होंगे, सभी थाना क्षेत्रों में एंट्री पॉइंट्स पे, एग्जिट पॉइंट्स पे थाना के स्तर से और विशेष दल के स्तर से जो है वो वाहनों की जांच की जाती है। न केवल वाहनों की जांच बल्कि वैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जिन पे कि पुलिस को ये संदेह होता है या पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो वैसी स्थिति में उनकी जांच भी की जाती है, वाहनों की भी जांच की जाती है और गहन जांच की जाती है। और इसका जो है वो प्रभाव भी दिखने को मिला है। कई सारे जगहों में जांच के दौरान आर्म्स भी बरामद हुए हैं और कई सारी चीज़ें भी बरामद हुई हैं, जिसमें हम लोग कांड भी दर्ज किए हैं और कई सारे अभियुक्तों को जेल भी भेजे। हाल के दिनों में जितने भी पूर्व के अभियुक्त रहे हैं विभिन्न कांडों में, चाहे वो आर्म्स एक्ट के कांड में जेल गए हों या अन्य जो भी आपराधिक कांडों में जिनके द्वारा जो जेल जा चुके हैं या जो अभी वर्तमान में बाहर में भी हैं, उनका भी पुलिस के स्तर से सत्यापन किया जा रहा है और किया गया है। और वैसे सारे अभियुक्तों का जो अभियुक्त निकट भविष्य में कोई योजना बना रहे हैं घटना कारित करने की, उन पर भी थाना स्तर से और जिला स्तर से उन पर निगरानी रखी जा रही है। और इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के जमीन घोटाले मामले में ईडी का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन भेजा गया है, जिसमें उन्हें 4 अक्टूबर को रांची क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। गौरतलब है कि इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद सीएम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी इस 5वें समन पर कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय के लिए न्यायालय में दरवाजा खटखटाया गया है, पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। वहीं बात की जाए प्रवर्तन निदेशालय के समन की, तो केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र कर विकास के कार्यों में अवरोध खड़ा किया जा रहा है, सरकार के मुखिया को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। साथ ही जनतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है, जो आने वाले चुनावों में इसका जवाब देने का काम करेगी। देखिए, हमने न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और स्वाभाविक तौर पे हमें न्याय मिलेगा। न्यायपालिका हमारे साथ न्यायपूर्ण फैसला देगी। और जहाँ तक ईडी के सम्मन की बात है, तो ईडी ये सम्मन 5 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो, क्योंकि केंद्र सरकार का यही निर्देश है कि कैसे सम्मन के जरिए हम सरकार के विकासशील चेहरे को
एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करें। तो जो केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने लगातार सम्मन भेजने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ईडी के सम्मन का जवाब न्यायपालिका से भी मिलेगा। और जब जनतंत्र में जनता भी सबसे बड़ी अदालत होती है, तो जनता भी इसका जवाब जो है देने का काम करेगी। डुमरी में देने का काम किया है, अब 2024 में पूरे देश की आवाम देने का काम करेगी। प्रदेश में विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को लगातार 5वीं बार ईडी के तरफ से समन भेजकर उपस्थित होने को कहा गया है। अमूमन ये माना जाता है कि राजनीति लोक लज्जा और नैतिकता से चलती है। ऐसा लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक लज्जा को तिलांजलि दे दी है, क्योंकि 4 नोटिस के बाद भी वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय कोई वैमनस्यता से कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार में किन किन लोगों की संलिप्तता है। यदि भ्रष्टाचार का झारखंड से समूल नष्ट करना है तो मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग करना चाहिए। वे तो उल्टा ईडी पर ही आरोप लगा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर उनको उपस्थित होने को कहा है। अमूमन ये माना जाता है, मान्यता है ऐसी कि राजनीति लोक लज्जा से चलती है, नैतिकता से चलती है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने मानो लोक लज्जा की तिलांजलि कर दी है, क्योंकि 4 नोटिस के बाद भी वो उपस्थित नहीं हुए और लुका छिपी का जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, उनको यह समझना चाहिए कि ईडी कोई उनसे वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। वो यह जानना चाह रही है कि इस राज्य में जो जमीन घोटाले हुए या अन्य भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो भ्रष्टाचारी कौन है, उनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है और किस किस सह पर उन लोगों ने ऐसे कृत्य किए। तो राज्य से अगर भ्रष्टाचारियों को समूल नाश करना है, इस राज्य को सुरक्षित करना है, तो मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए था। लेकिन उल्टे मुख्यमंत्री ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन अंततः उनको कानूनी एजेंसियों के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा, या लाख वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव द्वारा मुख्यमंत्री की हाई कोर्ट में दायर याचिका के डिफेक्ट में उठाए गए सवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अब पेशा बदल गया है, वे केंद्रीय एजेंसी के प्रवक्ता बन गए हैं। व्यक्ति चाहे कोई भी पद पर बैठा हो, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि जरूरत पड़ने पर वह न्यायालय की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगा सके। डिजिटल इंडिया ना कहकर अब डिजिटल भारत कहना सही होगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों को इंडिया शब्द से परहेज हो गया है। डिजिटल भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाता है। उसी के तहत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी याचिका दायर की थी। उसमें त्रुटि होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय स्पीकर झारखंड विधानसभा के को पार्टी बनाकर फाइल किया गया, वह 10/11/2020 में किया गया। इसमें हाई कोर्ट ने 16 त्रुटियां गिनाई। 16 त्रुटियां, लेकिन हम लोगों ने इस पर कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया। उन्हीं के नेता बाबूलाल मरांडी, जो 12 नवंबर 2020 को स्पीकर के खिलाफ एक रिट पिटीशन 5911 फाइल करते हैं, उसमें भी 3 आपत्तियां। यह आपत्तियां क्या है? पहला आपत्ति पेज नंबर 28 से 35 आर फेंट कॉमा फ्रेश टाइप्ड कॉपीज में बी गिवन, जो हार्ड कॉपी में दिया जाता है। दूसरा,
पेज नंबर 43, 45, 46, 59 को भी फ्रेश टाइप करके दे। ये जो चीजें हैं ये बड़ा नॉर्मल चीजें हैं और ये हमको लगता है कि हर केस के मामले में जिस पे भी ऑनलाइन होता है तो उनका एक करेक्शन स्लिप आता है। हम जब चुनाव भी लड़ते हैं तो अपना नॉमिनेशन पेपर जब देते हैं तो रिटर्निंग अफसर द्वारा एक करेक्शन स्लिप दिया जाता है कि जिन पर उनको कुछ डाउट रहता है उन पर वो बोलते हैं कि हमको फ्रेश दे दो। ये कौन सी बात हो गई? इनको क्यों मिर्ची लग गई? किस भाषा का प्रयोग करने लग गए? अब तो संसद में जो भाषा बोला जाता है, एक मुख्यमंत्री के बारे में दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं? और उधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भूतपूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने मनरेगा योजना समेत सरकार पर करोड़ों की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा करने का काम किया है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर मनरेगा की आवंटन राशि, अवैध खनन, लैंडस्केप आदि में लगभग 77,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन सरकार के आका दिल्ली और पटना में बैठे हैं, उन सबों के सहयोग से इस प्रदेश की संपत्ति लूटी जा रही है और संपत्ति का बंटवारा भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस गठबंधन ने 2004 से 2014 तक देश की संपत्ति को लूटा। 2014 के बाद जब उनकी सरकार चली गई तब करप्शन की स्लीपर सेल को ढूंढना आरंभ किया गया। स्लीपर सेल उन्हें वैसे प्रदेशों में मिला जहां उनके गठबंधन की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के साथ मिलकर उन्होंने लूटपाट शुरू की। पूरे झारखंड में करप्शन हो रहा है। झारखंड में अधिकारी और बिचौलिए मिलकर करप्शन कर रहे हैं। सभी के तार वर्तमान राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। कितना करप्शन, अधिकारी हो, बिचौलिया हो, सब साथ साथ हेमंत सोरेन के जो भी करप्शन होता है उसकी तार जो है हेमंत सोरेन से जुड़ती है। एक नहीं, अनेक ऐसे केस हुए। आज आप देखिए, चाहे माइन घोटाला हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, चाहे आप ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हो, चाहे आप देखिए रूरल डेवलपमेंट का घोटाला हो, एक से अनेक घोटाले हुए हैं। और हर घोटाले में जो घोटाला करने वाले अधिकारी या बिचौलिया या फिर ऐसा कोई बाहर से आया हुआ यहाँ पर जो बिचौलिया है, सबके कनेक्शन डायरेक्ट जो है वो मिलते हैं स्लीपर सेल के, करप्शन के स्लीपर सेल के इंचार्ज हेमंत सोरेन। उन्होंने एक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने करप्शन उन्होंने किए हैं, वो आपको उसकी लिस्ट देना चाहता हूँ मैं। ये थाम के रखिए, हेमंत सोरेन स्लीपर सेल इंचार्ज, करप्शन स्लीपर सेल इंचार्ज इंडिया अलायंस, जो उस गठबंधन के और यहाँ से जो लूट खसोट किया जाता है उसमें जो अधिकारियों का भी साथ रहता है। इस सारे पैसे आपस में बांट के बाकी पैसे जो है ये जो इंडिया गठबंधन को चला जाता है। मैं आपको उसका 77,000 करोड़ का स्कैम किया है हेमंत सोरेन, 77,000 करोड़। मनरेगा स्कैम, जो स्कैम हुए हैं, कुछ स्कैम का नाम लेता हूँ, सबका नहीं लेता हूँ। वॉल अलॉटमेंट का जो स्कैम है, इलीगल माइनिंग का स्कैम है, रूरल डेवलपमेंट का स्कैम, उसमें उसके मंत्री आलमगीर, लैंड स्कैम में देखिए, हम तो कहते हैं कि धरती माँ, हम कहते हैं धरती हमारी माँ,
लेकिन उसको भी नहीं बख्शा। हेमंत सोरेन ने अपना नाम ही बदल दिया, हेमंत कुमार से बाप का नाम शिव से शिबू सोरेन जी से बदल के शिव से मेरे पास पूरे दस्तावेज है, मेरे पास वीडियो है, सारे चीज कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने अपने नाम बदल के बड़े बड़े, अभी यहाँ पर जो फायरिंग रेंज है उसके बगल में 100 एकड़ की लैंड है, उस पर उन्होंने घोटाला किया है, नाम बदल के। और ऐसे एक नहीं, अनेक संपत्ति है। उन्होंने तो सिर्फ सीबीआई को जो दिया 108 संपत्ति के बारे में, तो गबन किए हुए पता नहीं कितनी संपत्तियां खुद भूल गए और सब में नाम चुके। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए, जिला में जाइए, वहाँ के वो नागरिक होते हैं, अस्थायी नागरिक हो जाते हैं जिला के, और वहीं से उनका रजिस्ट्री हो जाता है, नाम पता, आपका नाम सब में चेंज हो जाता है। और इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि वर्तमान में और आने वाले दिनों में झारखंड राज्य में जो सिनॉप्टिक फीचर देखा जा रहा है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में था। वर्तमान समय में वो पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक झारखंड के कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ट्रफ है जो साउथ छत्तीसगढ़ से होकर कोंकण तक जा रहा है। इसके कारण 29 सितंबर को नॉर्थ अंडमान और उससे सटे क्षेत्र में निम्न दबाव बनने की संभावना है। यदि आने वाले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो 27 और 28 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के एवं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 सितंबर को राज्य में कुछ स्थानों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 30 सितंबर से एक बार फिर से मौसमी गतिविधियां और निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने के असर से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो अक्टूबर माह के शुरुआती दिनों तक रह सकता है। यदि मौसमी चेतावनी की बात की जाए तो 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना प्रबल देखी जा रही है। साथ ही 30 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे निकटवर्ती मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना है। फीचर की तो एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो दक्षिण पूर्व आपको यूपी में था, वो आज में आपको पूर्व यूपी में और उसके साथ साथ में बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। और ये 3.1 लेवल पे आपको ये देखने को मिल रहा है एवं मीन सी लेवल पे। और एक ट्रफ है जो कि साउथ छत्तीसगढ़ से होके कोंकण तक जा रहा है। और 29 तारीख को नॉर्थ अंडमान सी और से सटे हुए एरिया में एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और उसका मूवमेंट है होने की संभावना वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड, और ये समय के साथ में और भी इंटेंसिफाई होने की संभावना जताई जा रही है। तो जो सिनॉप्टिक फीचर हैं जो झारखंड में जो सर्कुलेशन एक ईस्ट यूपी में है और जो ट्रफ है जो साउथ छत्तीसगढ़ से लेके आपको कोंकण तक जा रहा है, तो उसके वजह से थंडर एक्टिविटी में भी आज झारखंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और हम लोग अपेक्षा करेंगे लोगों से कि आज सतर्कता आप बरतें और जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जैसी स्थितियां हों तो पेड़ और पोल के नीचे ना रहें, सुरक्षित स्थानों पर शरण ले सकते हैं। लापता होने के लगभग 1 माह बाद भी सीबू नामता का कुछ पता नहीं चल पाया है। सीबू के परिजनों और आसपास के ग्रामीणों ने आज कोवाली थाना एवं चाईबासा सदर थाना के थाना प्रभारी से मिलकर सीबू की सकुशल वापसी की गुहार लगाई। 2 सितंबर को कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोकर कुम्हार पाड़ा निवासी 25 वर्षीय सीबू नामता हमेशा की तरह चाईबासा के दुर्गा मिष्ठान भंडार में काम करने गए थे। दूसरे दिन सुबह शौच के लिए वो होटल से निकला और उसके बाद से वापस नहीं लौटा। इस मामले को लेकर परिजनों द्वारा कोवाली थाने में लिखित शिकायत की गई। अब 1 महीना होने को है, सीबू का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर गांव की महिला पुरुष मुखिया देवी कुमारी के नेतृत्व में चाईबासा स्थित सदर थाना के थाना प्रभारी से मिलकर लापता सीबू की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। सीबू नामता जो कि हल्दी पोकर पूर्वी पंचायत के निवासी है और वो चाईबासा दुर्गा मिष्टी भंडार में काम करने के लिए आया हुआ था विगत 21 जुलाई के दिन, और 2 तारीख के दिन में वो सुबह 4 बजे शौच के लिए निकला और दोबारा रिटर्न ही नहीं आया। इस चीज़ को लेकर सीबू नामता के भाई राजा नामता
यहाँ के थाना प्रभारी को सूचना दिए थे और कंप्लेन करके फिर वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनको भी सूचना किया गया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शिबू नमाता का कोई अता पता नहीं चला। जिस चीज़ को लेकर शिबू नमाता के परिवार बहुत दुखी थे, उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मैंने यथासंभव प्रयास करने के लिए मैंने पहल की और उनके परिवारजनों के साथ में आज मैं यहाँ के सदर थाना चाईबासा के थाना प्रभारी जी से मैंने मिला, उन्हें ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के साथ साथ मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि सर कृपया जल्द से जल्द शिबू नमाता को ढूंढा जाए। सर ने भी हमें ये आश्वासन दिया और उन्होंने पूरे टीम को अलर्ट कर दिया है, निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द शिबू नमाता को ढूंढा जाए। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में अतिक्रमित स्थान को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे जुस्को को प्रशासनिक अमला को लोगों के विरोध के कारण बैरंग वापस लौटना पड़ा। सिद्धगोड़ा थाना के पीछे वाली खाली जमीन पर थाना भवन बनाया जाना है, जिसे लोगों ने अतिक्रमित कर कच्चा पक्का घर बना रखा है। बुधवार को अतिक्रमित जमीन खाली कराने जुस्को के साथ प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और यहां बने झोपड़ी नुमा खटाल व घरों को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके कारण प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। यहां के बासिंदों का कहना है कि वे लोग इस स्थान पर 4 पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। बिना पूर्व सूचना के उजाड़ने पर वे लोग कहां जाएंगे? पहले उन्हें बसाया जाए, अन्यथा वे लोग अपने घरों को तोड़ने नहीं देंगे। खाना बनाने के लिए तोड़े न बोल रहे हैं। हम लोग 4था पीढ़ी है वो यहाँ पर गुजर दी है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? 100 साल से ऊपर से रह रहे हैं, अभी वो लोग आके तोड़ के चल गया। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रहने के लिए जगह दे दीजिए, हम लोग ये जगह आपको छोड़ देंगे। हम लोग कोई बोलना चाह रहे हैं, नोटिस फोटिस कुछ नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दिया, एक बार आके तोड़ दिया। एक बार 4 साल से चल रहा है हम लोग, 4था पीढ़ी से हम लोग का यहाँ पर रहना। बाकी अभी हम लोग को तोड़ फोड़ करने खोज रहा, हम लोग कहाँ जाए? एक बेंच हम लोग बोले जो हम लोग को व्यवस्था कीजिए, हम लोग छोड़ देगा जगह। हम लोग को जब तक व्यवस्था नहीं करेगा घर द्वार, हम लोग नहीं छोड़ेगा। उससे अच्छा तब हम लोग को जाने मार दे और ले जगह। वो तोड़ने के लिए वही कंपनी वाला ही लोग था और थाना वाला था। और उधर मुसाबनी माझी परगना महाल की एक बैठक आदिवासी संस्कृति और कला केंद्र भवन में माझी परगना महाल के अध्यक्ष रवि हांसदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पहले 23 और 24 सितंबर को उड़ीसा के रायरंगपुर में आयोजित आस्के के 2 दिवसीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई। ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए झारखंड सरकार की सराहना की गई। बैठक में पावड़ा परगना द्वारा जिला महाल के आदेश पर पौराणिक रूप में लवकेशरा के माझी बाबा मातू मार्डी और गोड़ेत सोनागढ़ के माझी बाबा नागेंद्र मार्डी को सर्वसम्मति से चयन किया गया। महाल की अगली बैठक 3 अक्टूबर को होगी। बैठक में माझी महाल के उपाध्यक्ष जगदीश बास्के, मान सिंह सोरेन समेत कई गणमान्य लोग ने हिस्सा लिया। आज का बैठक हम लोग माझी परगना मुसाबनी की तरफ से जो बैठक हुई, बहुत ही उल्लास और खुशी का संदर्भ था। जो झारखंड सरकार ने पेशा कानून 2022 को कल लागू किए, इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।